नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, आप लोगों की बहुत डिमांड थी। मेरे पास कम से कम 1000 लोगों का ऐसा कहना आया कि अंकित जी को फिर से लाइए। देखिए, अंकित जी हमारे साथ फिर से बैठे हैं। आज उनकी प्रोफेसी की बात करेंगे, मगर साथ में पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। छोटा सा, 1 मिनट भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे जानना है आजकल विश्व में हो क्या रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ये हमास इसराइल का वॉर चल रहा है। ये वॉर की वजह से काफी कुछ बदला जाएगा, और अंकित जी के विचार इस बारे में शायद बहुत रेवोल्यूशनरी है। इट विल बी एन आई ओपनर। तो अंकित जी, हो क्या रहा है विश्व के अंदर, और इसका असर भारत में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या होगा, फिर आगे चलेंगे। देखिए, जिस प्रकार के चेंजेस, जियोपॉलिटिकल चेंजेस लास्ट 10-15 साल में हुए हैं, स्पेसिफिक लास्ट 9 इयर्स में, 2014 में ये गवर्नमेंट आने के बाद, तो एक पूरी वॉर मशीनरी लेवल की डिप्लोमेसी दिल्ली से होती है। और उसी के चलते बहुत सारे चेंजेस आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड। आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा कि कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स जो इंसिस्ट कर रहे थे कि अभी भी रुकना है, उन्हें जाना पड़ा। सो देर इज नो काइंड ऑफ लीनियंसी, क्योंकि अगर अगर ये नया स्टेटस पूरे वर्ल्ड को समझना पड़ेगा कि यू हैव नाउ अ न्यू पावर ऑन स्टेज। तो जिसके साथ आप वैसे बदमाशी नहीं कर सकते जो पहले आप करते आ रहे थे इतने इतने डिकेड से। और ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन के साथ डी कोलोनाइजेशन का वेव चल रहा है, उसमें जो वेस्ट का फाइनेंशियल रीसेट के बाद जो पोजीशन होगा, वो ज्यादा से ज्यादा कमजोर होता जाएगा यहाँ से, इस पॉइंट से। तो जितने भी मिडिल ईस्ट के अभी जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, जिसमें इजराइल और हमास वाला शुरू हुआ है, और अरब कंट्रीज का अगर आपने पोजीशन सुना हो, देखा हो, देर इज नो मोबिलाइजेशन। इनफैक्ट वर्बली भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि बहुत क्लियर है सबको। इकोनॉमिक्स जो है समझ में आता है, इज एन एनिमी ऑफ जिहाद। वो दोनों ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपने जिहाद करना है तो फिर नॉर्मल नेचुरल वाली इकोनॉमिक्स आप नहीं कर सकते, डेवलपमेंट वाली। और अगर आपको इकोनॉमिक्स वाला उसी पे फोकस है अगर आपका, तो फिर आपको अपनी सोसाइटी को पूरा लिबरलाइज करना पड़ेगा, सेक्युलराइज करना पड़ेगा। जो एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन बेस्ड सेटअप बना दिया है लास्ट 40-50 इयर्स का, वो पॉसिबल था क्योंकि मुफ्त का क्रूड ऑयल आपकी जमीन से निकला। अब जो है उसका लिमिटेड स्टॉक पड़ा है 15-20 साल का। और उसके आगे का इकोनॉमिक्स आप जानते ही हैं, हमारा पड़ोसी है जिसको मुफ्त का जमीन से कुछ भी नहीं निकला। तो उसकी पोजीशन देखते हुए मिडिल ईस्ट को बहुत कुछ समझ में आ गया कि ये हालत होने वाली है। तो अब वो रिवर्स करने जा रहे हैं, और उसी प्रोसेस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट में ये मैस नहीं चाहिए, रेडिकलाइजेशन वाला। तो अभी तो खाली ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे इजराइल को एक तरह से खुली छूट दी गई है कि भाई आप इंटरनली अपना जो भी है क्लीन कर लो। टेसिट तो यही अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। उसको मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि यही होने वाला है, कोई नहीं रोकेगा। तो यही है, पूरा क्लीन अप होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप जानते ही हैं कि जैसे हमने 370 और 35 रिमूव किया, उसके बाद हम पीओके की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे हमास वाला, हिजबुल्लाह वाला इंटरनल मेस क्लीन होगा, तो उसके बाद ईरान की बारी आएगी थोड़े गैप के बाद। ठीक। तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर कुछ ही टाइम के बाद फिर ईरान वाला जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला कंपोनेंट डी रेडिकलाइजेशन की ये पूरी मैक्रो थीम में, पूरी सेंचुरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ओरिजिन से रिफॉर्म, विच इज सऊदी अरेबिया। तो नेक्स्ट स्टेप नेचुरल लॉजिकल वही बनता है कि सऊदी अरेबिया इंटरनली अपना जो रेडिकल सेटअप है उसको रैप अप करेगा।
और उसमें आप बहुत क्लियर समझ सकते हैं कि उसमें यूएई तो खाली पॉलिसी गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि यूएई का खुद आप समझते हैं एक मॉडर्न सेटअप है, तो लॉ से आप क्या पेनल्टी लगा सकते हो ये सब यूएई बता सकता है। भारत मंदिर, योग और आयुर्वेद दे सकता है, लेकिन जो इंटरनल मेस क्लीन करना है सऊदी अरेबिया को, उसके लिए जो इंटेल इनपुट्स चाहिए, जो डिफेंस की हेल्प चाहिए, सप्लाईज की हेल्प चाहिए, वो इजराइल और यूएस से ही मिलनी है। ठीक, तो बहुत क्लियर है कि इजराइल के साथ जो, आई थिंक मैंने 1.5-2 साल पहले ही बता दिया था कि नियोम वाला जो नया मॉडर्न प्रोजेक्ट बना रहा है सऊदी अरेबिया इज नथिंग बट अ ग्रेटर इजराइल। इट्स अ ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने नेतन्याहू को देखा हो, यूएन में 2 मैप्स दिखा रहे थे वो, एक जो जिसमें इजराइल वाला पोर्शन है, जिसमें कहीं गाजा और पैलेस्टाइन दिखाई नहीं देता था, और फिर दूसरा मैप उन्होंने दिखाया जो इजराइल का सराउंडिंग रीजन है। तो दैट इज द ग्रेटर इजराइल ऑब्जेक्टिव, जैसे हम अखंड भारत बताते हैं, तो दैट इज द ग्रेटर इजराइल ऑब्जेक्टिव जो वो पकड़ के चल रहे हैं फॉर दिस सेंचुरी। तो अगर तो वो पूरे रीजन ने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, डेवलप होना है, तो ये पूरा रेडिकल मेस क्लीन होगा। और जो मैं अपने सारे टॉक्स में बताता ही हूँ कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा, तो सऊदी अरेबिया है दैट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट फॉर इंडिया एंड इजराइल टू मीट। तो एज आई से कि यूएई विल बी अ हिंदू कंट्री, Saudi Arabia will be a Jewish majority, and Iran will be a Christian majority by 2040. Where will China be in this? क्या अभी तो जो दिख रहा है वो ईरान चाइना नेक्सस विथ हमास, हिजबुल्लाह एंड सम अदर स्मॉलर स्टेट्स, सीरिया है जैसे, लेबनान है, ये सब कहाँ होंगे सर? क्योंकि ग्रेटर देखिए, इकोनॉमिक डिफेंस में देखें तो मुझे जहां तक समझ में आता है, चाइना का दूर दूर तक इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ माइनर आर्म्स की सप्लाईज हुई हो, ये पॉसिबल है, बट फिर भी वो उस स्केल पे नहीं है जहां पे आप वेस्टर्न सप्लाईज देके हमास के पास या हिजबुल्ला के पास, तो उस लेवल पर तो फिर भी नहीं है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, क्योंकि चाइना को इसके साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है इस चीज के साथ। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की सप्लाईज की बात चल रही है, ये पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा हमें ये समझना है कि ईरान ने जो पहले दिन से पहले, सबसे पहले दिन जब ये हुआ, तो ईरान का सेलिब्रेशन मोड था पहले दिन। दूसरे दिन से उन्होंने शुरू किया कि हमको कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है, ये हमास ने खुद ने किया है। तो फिर हमास उनको फिर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ईरान का कंट्रीब्यूशन था, थैंक यू। तो ये ईरान को समझ में आ रही है कि उसकी बारी है, और 10 दिन में 10 फाइनल वार्निंग वो दे चुका है। और अगर आपने उनके जितने भी वर्बल जो स्टेटमेंट्स आए हैं अगर वो सुना हो, तो एक में भी कहीं भी उन्होंने रशिया और चाइना का जिक्र गलती से भी नहीं किया है। मैं ईरान की बात कर रहा हूं, ईरान की लीडरशिप से ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहीं भी रशिया और चाइना का जिक्र तक नहीं है। तो इसका क्लियर मीनिंग ये निकाला जा सकता है कि जब भी कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रशिया से मैक्सिमम कुछ सप्लाईज आ सकती है, इससे ज्यादा तो ईरान खुद भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मतलब कोई बचाने नहीं आएगा। तो ये सब का ठीक, हमारी इकोनॉमी पे, शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे, व्हाट विल बी द इफेक्ट? देखिए शॉर्ट टर्म में जब जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जो मैं बताता हूं कि ये चारों पॉकेट्स मैंने प्रेडिक्ट किए थे नवंबर 2021 को ही, कि पीओके, ताइवान, यूक्रेन और ईरान इजराइल वाला। तो कब कौन स्टार्ट होता है, यूक्रेन का तो मैंने एग्जैक्ट वीक और मंथ बता दिया था। तो बहुत क्लियर है कि ये चारों हॉटस्पॉट्स आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, पहले पाउंड और फिर डॉलर को चालू रखने के लिए। अब क्योंकि वो प्रोसेस अब रिवर्स हो रहा है, वो 400 साल की साइकिल एंड हो रही है, तो ये चारों हॉटस्पॉट्स रिवर्स होने हैं, मतलब रिवर्स होने में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ल्ड वॉर कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत कुछ ऐसी चर्चाएं चलती है। मुझे नहीं लगता कोई वर्ल्ड वॉर होना है, पर ये 4 हॉटस्पॉट्स रिवर्स होने हैं और उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक। तो टेम्पररी जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट आता है कि यूएस डॉलर ऊपर जाता है DXY एक्सचेंज रेट्स में, और क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मिडिल ईस्ट का रीजन है वो। और उससे टेम्पररी इन्फ्लेशन हर एक कंट्री में बढ़ेगा। सप्लाईज की प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्रिटिकल सप्लाईज होती है, चाहे फूड की बोलो या एनर्जी की बोलो, तो वो सप्लाईज की प्रॉब्लम भी होगी। दिस इज शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है कि अगर रेडिकलाइजेशन का पूरा डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस अगर कंप्लीट होता है मिडिल ईस्ट के लिए, तो वही भारत का जो एंशियंट सिल्क रूट है, या जिसको आप भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बताते हैं G20 में, जिसको फॉर्मली लॉन्च किया गया। तो मुंबई पोर्ट्स और गुजरात के पोर्ट्स से UAE के पोर्ट्स, फिर वहां से अक्रॉस सऊदी अरेबिया, और फिर हाइफा, एंड देन कनेक्टिंग टू द ग्रीस पोर्ट्स एंड यूरोप। तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। एक है चाबार प्रोजेक्ट से रशिया की कनेक्टिविटी INSTC, और दूसरा ये BMEC IMEC बोलो, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप वाला कॉरिडोर। 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। एक रशिया को कनेक्ट, एंड पॉइंट रशिया है एक का, और दूसरे का एंड पॉइंट यूरोप है। दोनों सेपरेट है। तो ये दोनों को भी मिक्स ना करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ एनालिस्ट इन दोनों को भी मिक्स कर लेते हैं, बताते हैं कि ये दोनों काउंटरिंग प्रोजेक्ट्स है। ये दोनों काउंटरिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है। एक का एंड पॉइंट यूरोप है, दूसरों का एंड पॉइंट रशिया है। तो इट विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हाँ जी सर, JP मॉर्गन स्टैनली का फिर से रिपोर्ट आया है। They say India will be a 7 trillion plus economy by 2027. I want to know from you, sir. मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2024 के चुनाव के पहले, मतलब GDP की बात नहीं हो रहा, where will our economy be after 3 years, 2024 के चुनाव हो गए, उसके बाद 3 साल में कहाँ होगा? आपके प्रेडिक्शंस क्या है सर इसके बाद? देखिए, मुझे नहीं लगता, आई मीन ये डिकेड में अगर लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो मुझे समझ में आता है, लेकिन नेक्स्ट डिकेड में डॉलर टर्मिनोलॉजी में बात नहीं होगी। ठीक। तो जो मेरी समझ है, बाई 20, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया ही है कि थर्ड नंबर पे तो हम आ जाएंगे, टॉप 3 इकोनॉमीज में बाई 2029 आ जाएंगे, 28-29। तो वो तो क्लियरली अचीवेबल है, दिख भी रहा है। लेकिन जहां तक सवाल वैल्यूएशन का है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल रीसेट जब शुरू होगा, उसके बाद वैल्यूएशंस में बहुत बड़े फ्लिप आएंगे, और उस फ्लिप के चलते जो ये नंबर्स हैं इकोनॉमी या GDP के, वो डॉलर टर्म्स में नहीं आएंगे। तो मेरी समझ ये है कि जैसे अगर आप UAE का D32 विजन देखें, सऊदी का विजन 2030, बिल्कुल वैसे चाइना ने भी अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हैं वो युआन टर्मिनोलॉजी में डालना शुरू किए, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के फिगर्स पहली बार रुपीस में दिए हैं। तो डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि नेक्स्ट डिकेड में कुछ भी डॉलर टर्मिनोलॉजी में नहीं होगा। तो कितने $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, आई डोंट थिंक उसका कोई मीनिंग बनेगा, बट इतना क्लियर है कि वी विल बी इन द टॉप 3 इकोनॉमीज बाय 27-28। तो वो करेक्ट एस्टिमेट है, JP मॉर्गन का भी करेक्ट एस्टिमेट है। और सर अब बात करेंगे, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारा जो चल रहा है, उसके साथ में जो जियोपॉलिटिकल क्राउड जो अभी है, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी will be the one who can mediate the peace, broker the peace. That's a little out, but I think that is a relevant question. क्योंकि आज 5 bigger states, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK and USA के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने एक कंबाइंड स्टेटमेंट निकाला हुआ है कि वी solely support Israel's right to defend themselves.
अभी जब ये हो रहा है तो ये तो हम ही ने सिखाया ना कि टेररिज्म को खुल के बोले। मोदी ने ही G20 में बोला कि टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलो। जी जी। विल मोदी बी द वन हु विल ब्रोकर द पीस? नरेंद्र भाई विल बी द वन? वेल मुझे ये लगता है कि भारत का जो रोल होगा, अगर तो नेगोशिएशन में होता भी है तो टेम्पररी मुझे नहीं दिखाई देता कि ऑफिशियली ऐसा कुछ डिक्लेयर किया जाए। हम्म अगर अगर हुआ भी इंटरनली बैक चैनल के थ्रू, तो दिस इज बिकॉज जियोपॉलिटिकली आई डोंट थिंक कि भारत अभी चाहेगा ये पुट आउट करना कि वी आर एबल टू नेगोशिएट दिस बिग थिंग्स, क्योंकि फाइनेंशियल रीसेट जो मैं बताता हूँ पूरा पेंडिंग है, हम्म और it doesn't look like as good a time to say even if we are able to mediate. तो तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। जब वो डिजर्विंग स्टेटस आपको मिल जाएगा, फिर आप ओपनली ये सब चीज डिक्लेयर भी कर सकते हो कि यू हैड सम बिग रोल। जैसे अगर मैं लास्ट वाला अभी देखूं जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच टाइज मेंड हुई थी, मुझे लगता है कि भारत का ही रोल था, लेकिन क्रेडिट चाइना को दिया गया। तो इसके पीछे भी बहुत लंबे जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस होते हैं कि कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। तो एंड आई थिंक our team is very good at it, so me and you are no one to guide them, but everything is going good as long as diplomacy is concerned. True. Now we'll talk about internal security and sir, internal radicalization, which is quite visible, palpably visible because of this Hamas-Israel war. फिर भी आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज में जिस प्रकार से मॉब इकट्ठा हुए, उस लेवल पे यहाँ पे नहीं है, राइट? थोड़ा फर्क है। दूसरा आपको ये समझना है कि यहाँ के जितनी भी पॉपुलेशन है जो रेडिकलाइज हुई है, इसमें से बहुत ज्यादा लोगों ने अभी भी अपनी पुराने सरनेम्स और मिडिल नेम कंटिन्यू किए हैं। ये भी हमें समझना है। दूसरा हमें ये भी समझना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस रहा वो ज्यादा पेट्रो डॉलर फंडिंग वाले बेस पे रहा, ना कि इंस्पिरेशन बेस्ड मॉडल था कन्वर्जन का। ठीक? तो मुझे लगता है कि भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स देयर इज अ मैसिव रेडिकलाइजेशन, लेकिन वो उस लेवल का रेडिकलाइजेशन नहीं है जो हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं। ठीक? जहां तक हमारे डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस का सवाल है, तो जब तक आप हमारे पड़ोस में जो एक फेक एक्सपेरिमेंट रिलीजियस डॉक्ट्रिन के नाम पे खड़ा हुआ है, जब तक उसका कोलैप्स विजिबल नहीं होगा उस एक्सपेरिमेंट का, तब तक यहाँ पे जो डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस बिगिन होना है, वो शायद उतनी स्पीड या पुश से नहीं हो सकता। तो आपको अपना जो पीओके का होमवर्क है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद विद इन पाकिस्तान डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस वाया सऊदी अरेबिया एंड यूएई की फंडिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे जिहादीज जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम में से ही निकल के बाहर आते हैं। तो पूरा एक रिवैम्प लगेगा एजुकेशन सेक्टर में विद इन पाकिस्तान, और जब वो बिगिन हो जाएगा, और या तो वो बिगिन होता है या तो पाकिस्तान और ज्यादा डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, दो में से एक, राइट? आप जानते ही हैं। तो जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेस बिगिन होगा। और क्योंकि पेट्रो डॉलर से ये हुआ था पूरा प्रोसेस, मुझे लगता है कि पेट्रो डॉलर से ही, उन्हीं की फंडिंग से डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस भी होगा। तो सबसे पहले मुझे कड़ी में लगता है कि पैरेलल तो हर जगह पॉलिसी इंसेंटिव्स और ट्विक्स शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैसिव स्केल में जो पहले ये प्रोसेस होना है दैट इज विद इन सऊदी अरेबिया।
बाहर से नहीं, विद इन सऊदी अरेबिया पहले उनकी गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो जब वो मैसिव स्केल पे हो जाएगा, फिर बाकी हर जगह इज नॉट अ बिग डील। तो अभी नाउ आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड आस्क यू वन थिंग। 2024 के पहले हमारा पाकिस्तान पीओके का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो मेरा प्राथमिक अनुमान था और है, विच इज राम मंदिर से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि राम मंदिर जो इनॉग्रेशन का प्रोसेस होगा उसमें से कुछ रखी जाएगी। कुछ? ये मेरा मानना है कि अगर पीओके राम मंदिर से पहले कंप्लीट नहीं होता है तो कुछ कुछ विधि या सेरेमनी बाकी रखी जाएगी। ऑब्वियसली नोबडी विल कम टू नो कि कौन सी है, बट फिर वो पीओके कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कि वो सेरेमनी या सेलिब्रेशन एक पार्ट फिर वापस हो सकता है। So you are expecting before this year end, before the January, that homework will be. आइडियली दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग। आई मीन इतने सालों से मैं तो पहले से प्रेडिक्ट करके हाँ, रखा था। पहले से। सो नहीं, but आइडियली after this दैट इज war, व्हाट। after this ongoing war on Middle East, will it affect that? इसका कोई असर आई होगा? डिडंट गेट। हाँ, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, इसका कोई असर हमारे इस होमवर्क पे पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उसका कोई कनेक्शन है इसके साथ। हम्म, बट ये क्लियर है कि आइडियली इट शुड बी बिफोर दैट, और अगर नहीं होता है तो फिर होने के बाद वो विधि कंप्लीट होएगी जो भी होगी। अभी तो से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल जो होना है वो सब होना है, लेकिन एक पार्ट प्रोसेस का बाकी रखा जाएगा अगर नहीं होता है कंप्लीट। तो वो पीओके का होमवर्क खत्म होने के बाद वो प्रोसेस किया जाएगा। जी। ओके, ओके। अभी आपको मैं, फॉर विच यू आर फेमस सर, entire world seem to know that. I get calls from US also. People say, अंकित भाई क्या बोलते हैं, उनके predictions क्या है? What should we do? हमारे पास हजारों लाखों डॉलर पड़े हो, should we keep it in dollars or should we bring it back to India? ये सीधा सवाल देखिए, जनरली आता है, मैंने सुना भी है आपको कई कई जगह पे बताते हुए। संजय जी को भी आप बता रहे थे कि क्या करना चाहिए जयपुर डायलॉग्स में, तो ऐसे सुना भी है मैंने, मगर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? देखिए, जब क्राइसिस पीक पे होगा तो एक्सचेंज रेट 1995 तक जा सकता है। जरूरी ना है जाए, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको फेडरल रिजर्व से स्वैप्स मिलेंगे तो नहीं भी जा सकता है आपका और बाकी के कंट्रीज का जाए, राइट। तो डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, बट जा सकता है। बट वी डोंट नो कि किस किस लेवल पे क्राइसिस होगा, तो क्या कुछ कैपिटल कंट्रोल्स कुछ वीक्स के लिए या कुछ डेज के लिए लग सकते हैं। वी डोंट नो दैट, इट्स टू हार्ड टू प्रेडिक्ट, राइट, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है, इतने सारी सेंट्रल बैंक्स है, कोई काउंटर एक्शन लेगी, दिस एंड दैट। सो टू कॉम्प्लेक्स टू प्रेडिक्ट दैट। बट मुझे ये लगता है कि एक्सेस कैश किसी भी वेस्टर्न करेंसी में नहीं रखना चाहिए। और बाकी जो मेरा ईमेल आईडी है drsha@virtual@gmail.com। तो क्योंकि हर एक एनआरआई इसका अलग करियर का ईयर अलग है, करियर पाथ अलग है, फिर कुछ ने डिसीजन लिया है क्या करना है, कुछ ने नहीं लिया है अभी तक, फिर कुछ ऐसे भी हैं, सबकी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग अलग है। किसी के पास रियल एस्टेट है, किसी ने लोन ले रखी है, किसी के यूएस स्टॉक्स में है, किसी के इंडियन स्टॉक्स में है। तो दैट विल बी केस टू केस बेसिस, मैं ट्वीक बता सकता हूँ कि क्या करना है। तो उसके लिए मेरी ईमेल आईडी पे वो डिटेल्स के साथ आपको भेजना पड़ेगा, देन आई कैन टेल। बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि किसी भी वेस्टर्न करेंसी में सरप्लस रखना इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर द नेक्स्ट 24 months. And now, sir, the next 5 minutes, your predictions and the logic for the world.
and with special reference to Bharat. Your own prediction. देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस मैंने दिए हैं रिगार्डिंग धर्म स्पेसिफिक, जिसका मैं उसका थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि जम्मू बेल्ट एंड जेरूसलम बेल्ट तो दो ही है पूरे वर्ल्ड में, ये दो ही है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो जम्मू बेल्ट पे आपको इंडस के ऊपर सनातन और सिखिज्म मिला, और गंगा वाली बेल्ट पे आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म मिला, और जेरूसलम बेल्ट पे आपको दो रिलीजन मिले। ठीक, तो ये क्लियर समझना है कि कुछ जब ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये निकल के आना है कि बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट का कनेक्शन बनता है चंद्रवंशी और सूर्यवंशी भारतीय एंशियंट रूट्स के साथ। ठीक, तो क्योंकि वो आप देखते हैं कि उनके मून पे भी मून का सिंबल है फ्लैग पे, राइट। और ये जो मैं बताता हूँ कि काबा के साथ सोमनाथ और केदारनाथ के साथ इजराइल का टेम्पल माउंट सेम लाइन एंड लेंथ, तो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में और 12 ज्योतिर्लिंग आउटर भारत में। तो जब ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो सऊदी अरेबिया के जितने भी रेमनेंट्स होंगे एंशिएंट मंदिर वाले, वो सारे स्टेप बाय स्टेप रिवाइव होने चाहिए। आइडियली यही होना चाहिए, और उसी कॉरिडोर में जो सारे हमारे पिलग्रिम्स हैं सब जाके कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले प्राण प्रतिष्ठा करते हुए कुछ ही सालों में, राइट। तो बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है डीकोलोनाइजेशन का, जहाँ पे आपको बेसिकली आपके एंशिएंट रूट्स उनको तलाशने हैं। और इसीलिए जब हमने देखा कि लास्ट G20 समिट के बाद क्राउन प्रिंस MBS की जो स्टेट विजिट थी दिल्ली में, उसमें जितने MOU साइन हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि नेशनल आर्काइव्स दोनों कंट्री के एक्सचेंज होंगे, फुल एक्सेस मिलेगा। तो क्लियर पॉइंट आउट करता है कि डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस बिगिन होगा, क्योंकि उसी नेशनल आर्काइव्स में से सब चीजें निकल के आएगी कि क्या एंशिएंट कनेक्ट था। ठीक, तो दिस इज द प्रेडिक्शन के पूरे, और ये ना सिर्फ इस तरफ, उधर चाइना में भी सारे के सारे मंदिर रिवाइव होंगे वापस। मैं कम्युनिस्ट चाइना की बात कर रहा हूँ। बुद्धिस्ट मंदिर, उसी कम्युनिस्ट चाइना में सारे मंदिर रिवाइव होंगे इसी डिकेड में, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया भी खुद से अपने मंदिर रिवाइव करना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो पूरा वन लाइफ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक का मॉडल था बेस्ड ऑन अब्राहमिक रिलीजियस थॉट प्रोसेस, वो अब कोलैप्स होने की तैयारी में। तो बहुत क्लियर है कि सारे भारतीय मंदिर टाउन्स आप जानते हैं उनको कुछ नहीं होता, चाहे वो तिरुपति हो या काशी हो या बनारस हो या अयोध्या हो, इनको कभी कुछ नहीं होगा। मंदिर टाउन्स जो होते हैं वो सर्वाइव टिल इटर्निटी, बिकॉज मंदिर इकोनॉमिक्स की एक पूरी लाइफ इकोसिस्टम की लाइफ साइकिल प्रिजर्वेशन बनती है। सारी तिथिस की फेस्टिवल्स के साथ कनेक्टिविटी है जो कैश फ्लो सर्कुलेट करती है पूरी इकोनॉमी में। तो दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल, राइट। तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि मंदिर रिवाइव होंगे पूरे चाइना के अंदर और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भी, और हमसे भी अच्छे मंदिर बनाएंगे वो। हमसे भी अच्छे बन। और इकोनॉमिक साइड ऊपर सर, इफ यू आर गोइंग टू गिव अ प्रेडिक्शन, व्हाट विल यू गिव? वेल, आप एक तो जानते ही हैं डॉलर वाला जो मैं बताता हूँ, वो तो बताते हैं। तो आफ्टर द फर्स्ट नेगोशिएशन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ समवेयर इन 2025 आफ्टर यूके इलेक्शंस, आई सी इन द रेंज ऑफ 60-65 US डॉलर। और 2029 के लिए तो आप जानते ही हैं जो मैंने 3 रुपीज वाला प्रेडिक्शन दे रखा है। तो अभी तक तो मुझे कोई सिग्नल्स नहीं दिखाई देते कि उस प्रेडिक्शन में कुछ चेंज करना पड़े, बट इफ आई सी सम सिग्नल तो मैं खुद से ही आई विल रिवाइज इट। अभी तक तो कोई चेंज नहीं है। And what is your advice to the people who are on a high value job in a Western country, which are with the, just fiat dollars?
डू यू एडवाइज देखिए, देम आप टू एक गो बैक? बात समझे कि नेक्स्ट नेक्स्ट डिकेड में पासपोर्ट की रैंकिंग चेंज हो जाएगी, वीजा का पूरा रेजिम फ्लिप हो चुका होगा, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पूरी फ्लिप हो जाएगी, और इनफैक्ट टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन की रैंकिंग भी फ्लिप हो जाएगी। तो क्योंकि ये 400 इयर्स का जो मैंने बताया सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाला साइकिल एंड हो रहा है नाउ इन अ मल्टीपोलर मल्टी करेंसी बास्केट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर सर्विसेज सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना लास्ट 400 इयर्स में हमने देखा। तो ये जो ब्रिटिश क्लासरूम से जॉब मॉडल जो सेट हुआ था, जिसमें वन पीस ऑफ सर्टिफिकेट में आपको 30-40 साल का करियर फिक्स हो जाता था कि भाई जॉब मिल गई तो फिर आप एक ऑफिस में जाके एसी ऑन करके बैठ गए और 1 तारीख को क्रेडिट हो गई अमाउंट। ये बड़ा मुश्किल होने वाला है इन अ मल्टी करेंसी वर्ल्ड ऑर्डर। तो मुझे लगता है कि और गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही एस्टिमेट और ये समझ के साथ एनईपी लेके आए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि दीज आर द बिग चेंजेस विच आर कमिंग अप। तो ये गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय इकोनॉमी और सभ्यता को, ये पूरी सेंचुरी में याद रखा जाएगा, मतलब मोदी जी के जाने के बाद भी, कि दिस इज समथिंग बिग बिग चेंज और टर्निंग पॉइंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने लिबरेट किया फाइनेंशियल कॉलोनी जो यूएस का बन चुके थे। एंड दैट इज द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन व्हिच ही हैज डन। और जो एक सेल्फ एस्टीम और एक कॉन्फिडेंस आ चुका है भारतीय में, इंडिविजुअल भारतीय में, उसको तो आप, इट्स प्राइसलेस जो कंट्रीब्यूशन है। मतलब एक जो 2014 में जो हम सोचते थे कि कुछ भी नहीं हो सकता अब इसका, इस कंट्री का, वहां से जो स्टेटस पूरा चेंज हो चुका है कि वी कॉल ऑल द शॉट्स। तो वो कॉन्फिडेंस, और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन निकल के आएगी जिसके ऊपर बिल्कुल भी मेमोरीज या बैगेज नहीं है कॉलोनियलिज्म वाले, वो तो कितनी लीथल निकल के आएगी आप सोच सोच नहीं सकते। मतलब यू इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे विल शो व्हेन दे मूव अराउंड द वर्ल्ड। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो अंकित भाई के चेहरे के ऊपर जो हंसी और जो खुशी झलक रही है ना, व्हेन ही सेज समथिंग दैट मींस ही मींस इट, एंड व्हेन ही मींस इट, इट प्रूव्स करेक्ट। आप देख लीजिए पिछले 5-10 सालों में उन्होंने जो बातें कही है वो कितनी सही कारगर निकली है। तो जाते जाते अभी वक्त जरा भी नहीं बचा, 1-2 मिनट बचे मेरे पास। सर, वेरी शॉर्टली, व्हाट डू यू फोरसी इन 2024? Well, 24 and 29 elections are a foregone conclusion. बीजेपी इज एट द सेंटर, और मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। बात यही है कि कितनी सीट्स आती है, दैट इज व्हाट द पीपल डिस्कशन डू। पर मेरा प्रेडिक्शन 350 प्लस का है। सो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट सेंटर के इलेक्शन में, मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। जहां तक स्टेट इलेक्शंस का सवाल है, उसमें प्लस माइनस का हो सकता है कुछ सीट्स का, और आप जानते हैं थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी रहती भी है, तो दैट इज नेचुरल। बट सेंटर में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। दर्शक मित्रों, हम मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा इफ आई सी अंकित भाई in some position after 2024. No, I'll not I be don't surprised think so. in some I advisory don't think meetings. so. Because what has been happening is the geopolitical analysis of it has been proving absolutely on dot up till now. आज भी देखिए, ये जो बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, मैं जाने से पहले आपको एक चीज, छोटी सी चीज बता देता हूं। आज ही जाके ऐसा कहा जाता था कि बिडेन जब इजराइल छोड़ेंगे तो उसके बाद इजराइल गाजा में घुस जाएगा, and it will be the start of a bigger war, which has not happened up till now. हाँ, गाजा में जाएंगे वो लोग, मगर कैसे जाएंगे, कितना डैमेज होगा, कितना कोलेटरल डैमेज होगा, वो बहुत बड़ी बात है। और दर्शक मित्रों, इनकी बातों से तो यही लग रहा है, अंकित जी की बातों से तो, कि इज समथिंग लाइक ये हमारी सदी का नॉस्ट्रेडामस है।
द वे nothing like that. यू नो। मित्रों, आपसे जाते जाते एक छोटा सा निवेदन है, अंकित जी का हम धन्यवाद अदा करें, आभार कहिए આપણે એમને। એ પહેલા बिफोर दैट हमारे चैनल को आप देखते तो हैं, हमें पता है, धीरे धीरे बढ़ते रिस्पॉन्स को भी हम देख रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन एंड स्प्रेड दिस वीडियो सो दैट मेनी पीपल विल बी एबल टू नो। फेसबुक पर आप लोग देख रहे हो लाइव, मुझे पता है काफी लोग देख रहे हैं, मगर आई वुड एडवाइज यू कि आप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और यंगस्टर्स में शेयर करें, इनको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। फिर से आपको कहूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।